हेलो एवरीवन। ये वीडियो नंबर 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। और इसमें हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कहाँ दे रखा है, और जो फॉर्मेट है उसमें जो दो मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये वीडियो नंबर 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है, जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी टाइम टू टाइम अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग अकाउंटिंग आइटम्स पे गाइडलाइंस जो है प्रिपेयर करती है, पब्लिश करती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो सोर्स जहाँ पे जिसको हम रेफ़र करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो जैसे आपको पता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो फॉर्मेट है वो हम यूज़ करते हैं, जो कहाँ दे रखा है, शेड्यूल 3 में, कंपनीज एक्ट में। तो कंपनीज एक्ट में दे रखा है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट, नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट। लेकिन आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक चीज़ आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी, जो सर्टेन कंपनीज को बनानी होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेकिन जो फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट में नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आपको जो है दे रखा है। इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो अमेंडमेंट्स की वजह से ये लगातार रिवाइज होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आपको पता होना चाहिए, ये 1 मार्क में आपको पूछा जा सकता है। और थ्रू आउट इस चैप्टर में हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हम फॉर्मेट बना रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो सारा का सारा हम कहाँ से, अपने मन से नहीं, वो यहाँ पे फॉर्मेट दे रखे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। तो वहाँ से एक तरह से रेफ़र करके हम जो है वो फॉर्मेट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की, ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आपको दो मेथड्स दे रखे हैं जिसके थ्रू आप कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बनाते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है तीन एक तरह से एक्सट्रैक्ट बनते हैं, तीन हिस्से बनते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की कैश फ्लो स्टेटमेंट। किसी भी सीक्वेंस में बना लो, लेकिन जर्नली हम ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं पहले इंडिविजुअली, और फिर तीनों का जो भी एक तरह से रिजल्ट आता है उसको कंबाइन करके हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि नेट इनफ्लो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, या नेट आउटफ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना ये ध्यान रखना, दो मेथड्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के। पहले मेथड्स के नाम सुन लो, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है, और पहली बात एक और चीज़ ये है इंपॉर्टेंट कि केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की जो कैश फ्लो है उसको बनाने के हैं दोनों मेथड्स, कि वो डायरेक्ट मेथड से भी बन सकती है या वो इनडायरेक्ट मेथड से भी बन सकती है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की जो कैश फ्लो है वो एक ही मेथड से बनती है, वो है डायरेक्ट मेथड। तो आपके सिलेबस में पहली बात तो, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है, पहली बात तो दो मेथड से बन सकती है, डायरेक्ट मेथड से बनाओ या चाहे इनडायरेक्ट मेथड से बनाओ, दोनों से आंसर सेम आता है। लेकिन आपके सिलेबस में कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड नहीं डाल रखा। अच्छा, वो क्यों नहीं डाल रखा, क्योंकि थोड़ा सा वो आसान है, कन्वीनियंट है, बहुत सिंपल मेथड है। उसमें क्या होता है कि सिंपल एक क्लीन स्लेट है, एक बिल्कुल ब्लैंक शीट है, उस पर सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपको बता रखा है कि कैश इतना आया तो वो प्लस में लिख देना है, और इतना कैश गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से तो वो माइनस में लिख देना है। तो आपका डायरेक्ट मेथड के थ्रू इतना आसान होता है कैश फ्लो निकालना, तो इतना ज़्यादा आसान तो वो रखेंगे नहीं स्कूलों में, तो उनको तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लेक्स करना ही है ताकि थोड़ा टाइम भी और लगे, 8 नंबर का क्वेश्चन बन सके। तो मतलब बात यह है कि इनडायरेक्ट मेथड आपके जो है सिलेबस में है। तो डायरेक्ट मेथड तो नहीं है, डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बता दिया बड़ा सिंपल होता है, तो कहीं ना कहीं इसलिए आपके सिलेबस में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड जो है वो थोड़ा सा फिर भी कन्वीनियंट नहीं है इतना, क्योंकि उसका लंबा चौड़ा फॉर्मेट होता है, ठीक है। और पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ, इनडायरेक्ट मेथड जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को बनाने का है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए चॉइस है डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोबारा सुन लो कि वो एक ही मेथड के थ्रू बनते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से बनाओगे, जो कि हमें बनानी है क्योंकि वही हमारे सिलेबस में है, तो वो ऐसा होता है कि आपको उल्टा चलना होता है। इनडायरेक्ट मेथड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम उल्टा चलते हैं। आपको एक एंड पॉइंट दे रखा होता है पहले से ही, एंड पॉइंट यानी कि सरप्लस या नेट प्रॉफिट दे रखा होता है कई बार, और वहां से उल्टा चलते हुए
आपको जो है जितने भी सीधे चलते हुए नेट प्रॉफिट या सरप्लस हमने जब निकाला है तो उसमें जितने भी सरप्लस में नेट प्रॉफिट जो आपको दे रखा है स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें जितने भी नॉन कैश एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं यानी कि उनका इम्पैक्ट जुड़ा हुआ है, जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उनका इम्पैक्ट हम हटाते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली जो बचेगा नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट हटाने पे, तो वो क्या बचेगा, केवल कैश ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट, कि कैश ट्रांजेक्शन की वजह से कितना पैसा आया और कितना गया, तो नेट आपको वो फिगर मिलेगी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आपको वही फिगर चाहिए। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट पहली बात तो मेथड इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें आप उल्टा चलते हो, सरप्लस या नेट प्रॉफिट दे रखा होता है आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि, और वहां से क्योंकि ये नेट प्रॉफिट या सरप्लस निकालने के लिए आपने सारी चीजें इसमें जो है कंसिडर की हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स भी, कैश ट्रांजेक्शन्स भी, उसमें भी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, हर तरह की एक्टिविटीज की इनकम एक्सपेंस को कंसिडर किया गया है। लेकिन यहाँ पे जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसमें हमारा दो पर्पस होते हैं। जितने भी फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग नेचर के एक्सपेंसेस, इनकम्स कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तो उनका इम्पैक्ट हमें हटाना है, तो उनका जो भी इम्पैक्ट सीधे चलते हुए आया था तो उसको हम रिवर्स कर देते हैं उनका इम्पैक्ट हटाने के लिए। और उसके अलावा क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं ऑपरेटिंग की, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इसलिए ऑब्वियसली अगर कोई सीधे चलते हुए नॉन कैश ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट आ रखा है तो उसका भी हम रिवर्स इम्पैक्ट देकर उसका इफेक्ट हटाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको हल्का हल्का समझ आ रहा होगा। बाकी तो जब हम इसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इंटरेक्ट मेथड के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टार्ट, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। और कहीं ना कहीं जब आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अलग अलग इनको समझ लोगे, इनके एग्जाम्पल भी सुन लोगे, तो और ज्यादा आपको जो अच्छे से समझ आएगा कि हाँ हम जो है मतलब बांटते कैसे हैं। तो आपको मतलब 10-12 एक्टिविटीज दे रखी हैं, कौन सी ऑपरेटिंग है, ज्यादातर ऑपरेटिंग होती हैं, तो कौन सी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है, पहले आपको ये बांटना आना चाहिए। फिर उनकी वजह से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है कि नहीं, आपको ये पहचानना आना चाहिए। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए इंडायरेक्ट मेथड आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको जितने भी एक तरह से एंडिंग पॉइंट जो आपको दे रखा है, स्टार्टिंग पॉइंट जो दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट या सरप्लस, तो एक तरह से सीधे चलते हुए लास्ट चीज निकली हुई है, तो उसको निकालते वक्त जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, उनका इम्पैक्ट रिवर्स करके हटाओगे तो तब जाके आपका जो आंसर आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से कैश नेट इनफ्लो है या नेट आउटफ्लो है। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए तो केवल कौन सा मेथड अवेलेबल, डायरेक्ट मेथड, और वही आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसमें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात कर ली कि सब कुछ जो है जो भी हम करेंगे इस चैप्टर में वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमें जो गाइड कर रहा है, बता रहे हैं। और उसके अलावा ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है इसको बनाने के मेथड्स क्या क्या अवेलेबल है, और ये जो दोनों मेथड्स हैं केवल ऑपरेटिंग के हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के लिए एक ही मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है, और मैंने थोड़ा बहुत आपको फिलॉसफी समझाने की कोशिश की दोनों मेथड्स की, तो आपको आई थिंक थोड़ा समझ आ गया होगा कि क्यों उसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, उसको इंडायरेक्ट मेथड कहते हैं। और इसके बाद जो अभी वीडियो होगी, वीडियो नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उसमें हम जो है कुछ और थियोरेटिकल कंसेप्ट जो बचे हुए हैं वो एक सारी वीडियो और लेके जो है उसको निपटा देंगे। इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो और उसके अलावा डिसएडवांटेजेस कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम 1-2 वीडियो और लेंगे, और उसके बाद ये सारे जो थियोरेटिकल टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा जो प्रॉपर जो हमारे टॉपिक्स हैं जिसमें हमारे चलेंगे वो जो शुरू हो जाएंगे, डेफिनेशंस, उसके अलावा पहचानना कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग, कौन सी फाइनेंसिंग, उसके बाद न्यूमेरिकल्स की कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना और नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो निकालना, कैलकुलेट करना, तो उसकी बात में न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा मैंने समझ दे दी इस चैप्टर की इस वीडियो में भी कि आपका चीज क्या कहते हैं। सो थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी हमसे तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन नंबर दे रखे हैं, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना। और कोई मुझे सजेशन है तो आप जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई अगर डाउट रह गया तो वो भी आप जो यहाँ पर लिखेगा, हम यहाँ पर जो उसका जवाब देंगे, या फिर जो लिखेगा कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है इसके वीडियो डालना चाहिए, उस पर वीडियो बनाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो नंबर 3 थी, वीडियो नंबर 4 में मिलेंगे।